तो चलो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज कैसे पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से कैसे फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग देखे थे। ठीक है ना। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग ये समझेंगे कि एंजाइम जो है इतना हाई रेट से केमिकल कन्वर्सन कैसे कर पाता है। एंजाइम क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, बहुत तेजी से वो केमिकल रिएक्शन चलाने लगता है और प्रोडक्ट तैयार करता है। आखिर इतना हाई रेट से ये एंजाइम कैसे काम कर पाता है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, लिखते जाइएगा। सबस्ट्रेट जिसको एस से दिखाया जाएगा। सबस्ट्रेट क्या होता है ये समझिए। कोई भी केमिकल जो कार्बन कंपाउंड है, बेसिकली कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, ठीक है, जिसपे एंजाइम एक्ट करेगा, मतलब कार्बन बेस्ड वो कंपाउंड जिसपे एंजाइम एक्ट करेगा और एंजाइम उस पे ऐड होने के बाद उस केमिकल को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट में यहाँ क्या लिखा है एनसीईआरटी, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, तो लिखिएगा द केमिकल which is converted into a product is called substrate। ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। यानी वो केमिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, अब एंजाइम का एक्टिव साइट के बारे में जानते हैं ना, कि एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट्स। ठीक है, अगर एक्टिव साइट्स की बात करें तो एंजाइम जो है बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है। मान लीजिए कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इस तरीके से कॉइल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के कॉइलिंग में वो एक दो इसके इस बॉडी पे, इस एंजाइम पे कहीं पे सर्विक्स यानी गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो कि ये गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस जगह को बोलेंगे एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक्टिव साइट में एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो 3 डायमेंशनल प्रोटीन, एंजाइम क्या होता है बेसिकली, बहुत सारा एंजाइम जो मैक्सिमम प्रोटीन से बना है और उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक जो गड्ढा जैसा चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है ना, इसको हम लोग सर्विक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में। और ये एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके फिट होता है, यहाँ पे आकर के सबस्ट्रेट अटैच होता है। समझ पा रहे हैं। और जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर के अटैच होता है तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट का केमिकल नेचर बदल देता है, यानी उसका फंक्शनल ग्रुप में चेंजेज ला देता है, उसको अनस्टेबल कर देता है, उसको बॉन्ड को चेंज कर देता है। समझ पा रहे हैं। और उसके कारण वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो अगर एक्टिव साइट की अगर बात करें, एंजाइम, द एंजाइम जो प्रोटीन नेचर का होता है विथ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट्स। यानी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का, उसमें एक एक्टिव साइट्स होगा। ठीक है, और वो एक्टिव साइट्स जो है वहां पे, ये एक्टिव साइट पे आकर के मान लो कि ये सबस्ट्रेट जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को लिखेंगे एस, मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद पी, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं, प्रोडक्ट में
कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्टिव साइट ऐसे है क्या, ये पहले ही बता चुके हम लोग कि ये एक एक्टिव साइट जो होता है वो एक पॉकेट होता है, क्लेफ्ट होता है, पिछले भी क्लास में बताए हैं। ठीक है, जहां और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंजाइम का है तो वहां पे ये बनता है। ठीक है, ये आपका एंजाइम है, जिस एंजाइम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये रहता है, बेसिकली प्रोटीन होता है, और इसमें जो एक सर्विक्स या पैकेट या जो भी चीज एक गड्ढा जैसा बनता है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं, और यहीं पे सबस्ट्रेट आके फिट होता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि जब एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ता है तो होता क्या है, चलिए अब ये देखते हैं कि काम ये कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए ये एक एंजाइम, ये एक एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है। इस जगह पे आकर के मान लीजिए सबस्ट्रेट जुड़ गया, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये एंजाइम है, एंजाइम को हम लोग ई से दिखाएंगे और सबस्ट्रेट को एस से दिखाएंगे। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ेगा तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा इसको। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ा तब जा करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मतलब एंजाइम अभी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ है, अटैच ये होगा और इसका क्या करेगा पता है, जो केमिकल बॉन्डिंग है ना उसको तोड़ना चाहेगा, उसको नेचर बदलना चाहेगा, यानी ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होगा सबस्ट्रेट का उसको ये चेंज करना चाहेगा। ठीक है, और जैसे ही चेंज होगा नया बॉन्ड बनेगा, वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ा था उससे टूट करके अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसको जस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सारा मूवी आप देखें, बहुत सारा मूवी में देखते होंगे कि हीरो जो रहता है वो क्या करता है, जो विलन रहता है उसके मुंडी को पकड़ता है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके मुंडी टेढ़ा करता है, हीरो मर गया, और क्या करता है वो छोड़ देता है। समझ में आ रहा है, वहां पे मान लो एंजाइम है, हीरो जो एक्टर है वो एंजाइम है, और जो विलन है ना वो सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो हीरो ने क्या करा, सबस्ट्रेट को विलन को पकड़ा, एंजाइम ने पकड़ने के बाद उसका बॉन्ड को चेंज किया। जितना देर ये टाइम लगा बॉन्ड चेंज करने में, उसके नेचर को बदलने में, समझ पा रहे हैं, तब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों साथ में एक साथ, तो वो कहला रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्टेट है ये ट्रांजिएंट स्टेट है। कैसा स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिशन वर्ड सुने हो ना, ट्रांजिशन यानी ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रोसेस में है अभी। जैसे मान लीजिए आपको ऑनलाइन कोई सामान को मंगाते हैं और उसका स्टेटस चेक करते हैं तो लिखा रहता है इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब वो भी जा रहा है, आप तक पहुंचा नहीं है लेकिन यहां से निकल चुका है, वो रास्ते में जा रहा है। तो जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ चुका है। समझ पा रहे हैं, आपस में वो जुड़ चुका है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। और वहां पे वो जैसे ही उसको चेंज करेगा, जैसे ही इसको मोड़ा, समझ पा रहे हैं, प्रोडक्ट रेडी हो गया, एंजाइम भी अलग और प्रोडक्ट भी अलग। समझ पा रहे हैं, ये कहानी एक्चुअल में होता है। तो एंजाइम के साथ कौन जुड़ा, सबस्ट्रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, यहां पे क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में तुमको दो चीज याद रखना है कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब ये कुछ देर के लिए है, इसके बाद ये टूट करके अलग होने वाला है। समझ पा रहे हैं, और यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉन्ड जो होगा, कैसा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। अब केमिकल बॉन्ड चेंज करेगा तो क्या होगा, एक तरह का बॉन्ड टूटेगा और दूसरा तरह का बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ही दूसरा तरह का बॉन्ड बनेगा, ये जो सबस्ट्रेट था अब वो प्रोडक्ट में बन चुका है, और जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बन चुका है तो क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, लेकिन वो सबस्ट्रेट अब एक प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हुआ। मतलब हीरो के पास विलन जब पकड़ाया था वो जिंदा था, समझ पा रहे हैं,
और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन उसको मौत मिल रहा था और फाइनली प्रोडक्ट में वो डेथ बॉडी मिला। समझ पा रहे हैं? और एंजाइम फिर से अलग हो गया और फिर से रेडी हो गया दूसरा विलन को पकड़ के मारने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ, कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ट्रांजिशन स्टेट है, कुछ देर के लिए रहेगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड चेंज होगा, प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम फिर से रेडी हो जाएगा दूसरा सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए। समझ पा रहे हैं? दूसरा सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए यहाँ पे एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक ही एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब जितना सबस्ट्रेट है उतना एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक ही एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे कि व्हेन सबस्ट्रेट binds with enzyme कहां पे? at active site, then enzyme substrate complex is formed. This is in transition state. When bonds of substrate get changed, the product is formed. अब प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो क्या होगा? एंजाइम एंड प्रोडक्ट फिर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है? एंजाइम leaves the product and ready to bind with other substrate, और फिर से एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है? तो इस सेंटेंस को लिख लीजिए, यह स्ट्रक्चर बना लीजिए और ये जो इक्वेशन के थ्रू बताए हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है? कि कोई एनर्जी से रिलेटेड पहले बात समझ लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस किसी टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस एनर्जी पे वो स्टेबल है। उस एनर्जी पे वो, अगर तुम चाहते हो कि वो रिएक्ट करे, वो कोई दूसरा कंपाउंड में चेंज हो, तो उसका एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा उसमें एनर्जी बढ़ेगा वो अनस्टेबल होते जाता है, रिएक्टिव होते जाता है। क्या होते जाता है? रिएक्टिव होते जाता है। जैसे मान लो कि कुछ लोगों के पास क्या होता है, पैसा कम होता है तो हम शांत रहता है, पैसा आता है तो वो उछलने लगते हैं। समझ पा रहे? तो एनर्जी पहले कम है, एकदम स्टेबल है, सही चल रहा है जिंदगी, एनर्जी बढ़ गया, अब अनस्टेबल आ गया, किसी से झगड़ा कर लेगा, कार खरीद लेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ ना कुछ चीजें, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, नया चीज बनना शुरू हो जाएगा। ये चीज मॉलिक्यूल के बीच है, ये चीज सब्सटेंस के बीच भी है। जो सब्सटेंस नॉर्मल स्टेट में है, अभी किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उस एनर्जी पे वो सब्सट्रेट जो है वो स्टेबल है। हम चाहते हैं उससे रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? तो उसको भेजना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां जाने के बाद वो प्रोडक्ट में तैयार होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। समझ पा रहे हैं? और ट्रांजिशन स्टेट का ध्यान से समझिएगा,
ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी जो है वो जहां पे सबस्ट्रेट है जिस एनर्जी लेवल पे उससे ज्यादा होगा या फिर कम, दोनों हो सकता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल ज्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल क्या है, ज्यादा है, और सबस्ट्रेट जहां पे है वहां का एनर्जी भी कम है, तो वो खुद से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब खुद से प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी के पास 200 जूल एनर्जी है, ठीक है, और वो आदमी पागल आदमी बन जाएगा, बदल जा रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है सबस्ट्रेट से, लेकिन उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए 300 जूल, तब जाके पागल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पागल होने के लिए उसको 100 जूल एनर्जी चाहिए, तब जाके ये नॉर्मल पर्सन से पागल पर्सन बन जाएगा। जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेगा पागल पर्सन नहीं बन सकता है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट जिस लेवल में वहां से, तो इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए ना एनर्जी देना पड़ेगा। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, पढ़े हैं रिएक्शन ना, इंडोथर्मिक जहां पे एनर्जी दो तब प्रोडक्ट तैयार होता है। एक्सोथर्मिक कब होता है पता है? जब सबस्ट्रेट है 200 जूल एनर्जी पे और इसको पागल होने के लिए सिर्फ 100 जूल एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत आसानी से पागल हो सकता है। क्या करना है? एनर्जी लेना नहीं, एनर्जी रिलीज करना है। 100 जूल एनर्जी रिलीज करेगा और पागल आदमी बन जाएगा, प्रोडक्ट रेडी। तो ये खुद ब खुद रिएक्शन चल सकता है। जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जहां हीट रिलीज करेगा, वो रिएक्शन को स्टार्ट, बस मिलाओ, रिएक्शन चालू। समझ में आ रहा है? उसको एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पानी में सोडियम डालो, आग लग जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना। तो सोडियम और पानी जब मिलेगा तो जितना एनर्जी पहले से पानी और सोडियम के पास है ना, रिएक्शन होने के बाद उसका एनर्जी और घटेगा प्रोडक्ट का, इसलिए वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर कोई दो ऐसा चीज है रिएक्टेंट जिसको मिलाएं और प्रोडक्ट जो बनेगा उसका एनर्जी लेवल वो दोनों जहां पे एनर्जी पे है उससे ज्यादा होगा, तो ऐसे नहीं, नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेगा। उसको एनर्जी दोगे तब रिएक्ट करेगा, तो वो इंडोथर्मिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये सबस्ट्रेट इस एनर्जी लेवल पे है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, यहां पे जाने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसका ट्रांजिशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ज्यादा है। तो ये जितना एनर्जी देते हैं तब जाकर के ये प्रोडक्ट में टूटता है। लेकिन इंजाइम क्या करता है ना, इस एनर्जी, जितना एनर्जी देने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है, इंजाइम कम ही एनर्जी में इसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा देता है। मतलब इंजाइम देने के बाद एक आदमी जो 300 जूल एनर्जी में पागल हो रहा था ना, अब ये 225 जूल एनर्जी में ही पागल हो जाएगा। तो अब बहुत कम ही एनर्जी दोगे, ये प्रोडक्ट दे देगा। समझ पा रहे हैं? तो इंजाइम यही काम करता है। अब सबस्ट्रेट का जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले और जो ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो पहले इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना था? 100 था, और अब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 25। और ऐसा क्यों हुआ? इंजाइम देने के कारण। क्यों हुआ ऐसा? तो इंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अब हम बोलेंगे एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, तो सबसे पहले तुमको यह समझना होगा ना एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। और एक्टिवेशन एनर्जी तब समझ में आएगा जब सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी समझोगे। समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहां पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला रहता है, मतलब ऐसा जगह पहुंच चुका है, इस लेवल में पहुंच चुका है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बदल चुका है कि अब वो प्रोडक्ट बनने वाला है। उस समय का जो एनर्जी होगा वो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कहलाएगा, और उससे पहले सबस्ट्रेट का समझो कि वो नॉर्मल एनर्जी था। समझ में आ रहा है? और ये एनर्जी के बाद इसके बीच जो डिफरेंस होगा ना, वो कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो चलिए लिखिएगा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन
एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है, इस चीज को इस ग्राफ से पहले आप समझ सकते हैं। ये दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और हॉरिजॉन्टल में जो एक्सिस है वो बता रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस समय सबस्ट्रेट का अपना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। रिएक्शन शुरू करने के लिए तुमको इस सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, और इतना सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट का एनर्जी इतना बढ़ा दो कि वो कहां चला जाए, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हम उस स्टेट को बोलते हैं जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला रहता है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी सबस्ट्रेट का जो नॉर्मल स्टेट है वहां से इसका एनर्जी ज्यादा है। तो हम इसको इतना एनर्जी दिए कि सबस्ट्रेट कहां पहुंच गया, ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट में जैसे ही जाएगा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट जो बनेगा उसका एनर्जी सबस्ट्रेट से भी कम होगा। प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा सबस्ट्रेट से कम होगा, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होना चाहिए, तब वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, नहीं तो वो वापस फिर से रिएक्टेंट में टूट सकता है। अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका एनर्जी सबस्ट्रेट के एनर्जी से ज्यादा है, सबस्ट्रेट के एनर्जी से, तो फिर वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट स्टेट में आ सकता है, मतलब सबस्ट्रेट में आ सकता है, उस प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाए वो प्रोडक्ट बना रहे, वो प्रोडक्ट बना रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट के एनर्जी से भी कम हो। समझ पा रहे हैं? तो इस लेवल को हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, और इस लेवल पे है सबस्ट्रेट का एनर्जी। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी और सबस्ट्रेट लेवल का एनर्जी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? अगर हम एंजाइम नहीं यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस इतना है, मतलब ये डिफरेंस है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अगर जैसे ही हम एंजाइम यूज करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट जो इस लेवल पे जाने पे होता था वो कम ही लेवल पे हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा। अब हम लोग इसको, ये तो ग्राफ आप लोगों को बनाना है, हम लोग इसको एक नॉर्मल वैल्यू लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। बताइए ये एक्सिस क्या कहलाएगा? ये एक्सिस है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे पहले हम दिखा रहे हैं, ये लेवल दिखा रहे हैं एनर्जी का, जो किसका है? सबस्ट्रेट का। तो सबस्ट्रेट का ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं ये 200 जूल है, सपोज करो। कितना है? 200 जूल है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट का अगर हम एनर्जी बढ़ा के कर दें, एनर्जी बढ़ा के कर दें, इस लेवल पे 200 है, और मान लो हम इस सबस्ट्रेट का एनर्जी बढ़ा के कर दे रहे हैं 400। कितना? तो 400 पे अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी 400 जूल कर दें तो ये सबस्ट्रेट उस समय चला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में। किसमें चला जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट। यानी इस इतना एनर्जी 400 जूल एनर्जी मिलने पे ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में टूटने के लिए रेडी हो जाएगा, और वहां पे वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, या नया प्रोडक्ट बना देगा। समझ पा रहे हैं? तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इसके एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। किसका एनर्जी को बढ़ा रहे हैं? सबस्ट्रेट का। और जैसे ही सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तक ले जाएंगे वैसे ही ये सबस्ट्रेट चेंज होकर के प्रोडक्ट बन जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वैसे ही इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। अब मान लो अब ये एनर्जी जो सबस्ट्रेट का था 200 जूल, वो घट करके अब मान लो हो गया 25 जूल। समझ पा रहे हैं? और बन गया क्या? प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले सबस्ट्रेट का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एनर्जी इंक्रीज करते हैं, तब जाके ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचता है। यहां पहुंचने के बाद ये प्रोडक्ट में टूट जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और फिर प्रोडक्ट जैसे बनता है उस प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होता है? जो सबस्ट्रेट का पहले एनर्जी था उससे कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एनर्जी ये रिलीज करेगा। क्या करेगा? कब रिलीज करेगा? जब ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। मान लो शुरू में हम इसको एनर्जी कितना दिए? 200 से 400 पे पहुंचा रहे हैं, तो 200 जूल एनर्जी दिए होंगे। समझ पा रहे हैं? तब कहां पे पहुंच गया होगा? 400, और 400 से डायरेक्ट घट करके ये 25 जूल पे आया है, तो मतलब 375 जूल एनर्जी रिलीज किया होगा। तो हमने एनर्जी दिया कितना था? 200,
और रिलीज कितना किया, तो 175 जूल एनर्जी वापस मिल तो रहा है ना। तो ओवरऑल प्रोडक्ट बनने से एनर्जी यहां पे रिलीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? कोई भी रिएक्टेंट तभी आगे रिएक्शन में बढ़ेगा जब उसका प्रोडक्ट का टोटल एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कम हो। समझ पा रहे हैं? अगर पहले के कंपैरिजन में एनर्जी कम नहीं होगा तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड बढ़ेगा ही नहीं, वापस फिर से रिएक्टेंट में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है या कोई भी मटेरियल चाहता है कि कम से कम एनर्जी में रहे, और जितना कम एनर्जी रहेगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं? उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल, और ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल। और इसके बीच जो डिफरेंस है, इसके बीच जो डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये समझ पा रहे हैं? तो एक्टिवेशन एनर्जी का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखिएगा? एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टू द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट इन नॉर्मल। समझ पा रहे हैं? तो क्या लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी में? इट इज द डिफरेंस between transition state energy to the energy of substrate. It is the difference between transition state energy to energy of, ठीक है, चलेगा। समझ पा रहे हैं? यहां तक क्लियर है? अब क्या है कि एंजाइम इसमें क्या रोल निभाता है। अगर किसी रिएक्शन में अगर हम एंजाइम यूज करते हैं तो क्या रोल निभाता है, तो ध्यान से समझिएगा। जब हम एंजाइम को यूज करते हैं तो इस सबस्ट्रेट का जो ट्रांजिशन स्टेट 400 जूल पे था ना, वो घट करके ये पहले था कितना, 200 जूल पे था सबस्ट्रेट। 400 जाने पे ट्रांजिशन स्टेट में चला जा रहा था। एंजाइम यूज करने से इसका ट्रांजिशन स्टेट 400 से बहुत कम कर देगा। मतलब ये 200 मान लो 25 कर दिया। कितना कर दिया? 225 जूल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कर दिया। किसको यूज करने से? एंजाइम यूज करने से। और जब एंजाइम को यूज किए तब कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट अगर एंजाइम को यूज करने से ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो इसका मतलब इतनी ही एनर्जी में ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो अब इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना बच गया, यानी 200 और 25 के बीच का डिफरेंस जो 25 जूल है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी in the presence of एंजाइम। तो एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। यानी एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो सबस्ट्रेट का है उसको कम कर देता है, जिसके कारण आसानी से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्योंकि मान लो पहले हम 200 जूल एनर्जी देते थे तो एक सबस्ट्रेट रिएक्ट करता था। अब क्या हुआ है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होकर के 25 हो गया है। अब अगर हम 200 जूल एनर्जी देंगे तो एक मॉलिक्यूल को टूटने के लिए 25 जूल चाहिए, तो 200 में 8 मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो पहले जो एनर्जी दे करके हम एक सबस्ट्रेट को तोड़ रहे थे उतनी ही एनर्जी में अब 8 सबस्ट्रेट टूट पाएगा। तो एनर्जी
कम होने से, एक्टिवेशन एनर्जी घटने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और बहुत तेजी से प्रोडक्ट बनने लगता है, जो काम एंजाइम कर रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पे कुछ बताएंगे, और इसमें से क्योंकि यही चीज लिखना और ये इसको एकदम अच्छे से समझ जाना है, इसलिए लिखवाएंगे नहीं, घर में लिखिएगा इसको, ठीक है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, आखिर एंजाइम कौन कौन सा स्टेप लेता है सबस्ट्रेट पे काम करके, मतलब सबस्ट्रेट को तोड़ते टाइम कौन कौन सा स्टेप में काम करता है वो, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो नोट कर लिए यहां तक। अब हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम जो है वो किस तरीके से सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। जितना चीज अभी बताएं अगर वो ध्यान में है तो इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे जुड़ेगा। जुड़ने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्लस में उसको ट्रांजिशन स्टेट में ले जाएगा, उस स्टेट में ले जाएगा जिस स्टेट के में पहुंचने पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वहां पे उसका स्ट्रक्चर, एक बात ये भी याद रखना है कि सबस्ट्रेट का जो पहले स्ट्रक्चर है वो जब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी बता रहे थे ना हीरो और विलन से, कि जब हीरो और विलन जब फेस टू फेस आएगा उससे पहले दोनों एकदम पोस्चर सीधा करके होगा, स्ट्रक्चर एकदम अलग होगा, लेकिन जब एंजाइम पकड़ लेगा विलन को उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ट्रांजिशन स्टेट में स्ट्रक्चर बदल रहा होगा और फाइनल जो स्ट्रक्चर बदल करके छोड़ा वही प्रोडक्ट का फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर अलग होगा और ट्रांजिशन स्टेट में स्ट्रक्चर बदल रहा होगा। तो जब बदल रहा होगा तो इसका मतलब ना तो वो पहले जैसा होगा और ना तो ही अंत जैसा होगा, उसी के बीच में किसी जैसा रह रहा होगा। उसके बाद फाइनली लास्ट में प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, हो सकता है आगे ये प्रोडक्ट बन जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वापस से एंजाइम और सबस्ट्रेट भी बन जाए, मतलब अलग भी हो जाए, आगे वो तोड़ ना सके, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट को छोड़ देगा, अलग कर देगा और फिर से एंजाइम फ्री हो जाएगा। किसके लिए? दूसरा सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के लिए। और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है प्रोडक्ट का, तो फिर प्रोडक्ट उस एंजाइम्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिएगा, तो इसी चीज को अब यहाँ पे इसका कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम जो है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहला स्टेप में क्या, इससे क्वेश्चन आता है नीट में, तो इसका स्टेप को याद रखना है। बताइए पहला नंबर में क्या होगा? फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और कहां बाइंड करेगा? जाकर के एक्टिव साइट की, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा सबस्ट्रेट के शेप को ये अल्टर करना शुरू कर देगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। और जैसे अल्टर चेंज करना शुरू करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ और टाइटली जुड़ जाएगा। The active site of enzyme now in close proximity of the substrate break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ करके नया बॉन्ड बना देगा और वो प्रोडक्ट बन जाएगा, तब भी एंजाइम उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा कुछ देर के लिए और उस समय एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा? द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या करेगा? रिलीज कर देगा रिएक्शन में। एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। और वो एंजाइम फिर से दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए रेडी हो जाएगा दूसरे सबस्ट्रेट से, एंड रन थ्रू द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन। और वही प्रोसेस जो अगला सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ने किया था नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ वही करेगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? फिर इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो वो फैक्टर जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको। टेम्परेचर और पीएच जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, उससे कम टेम्परेचर रहेगा तब भी उसका प्रोसेस यानी एक्टिव काम करने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा,
अगर उससे ज्यादा होगा तब भी वो स्लो काम करने लगेगा। लेकिन एक डिफरेंस है, आप किसी एंजाइम को अगर बहुत कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। लो टेम्परेचर पे एंजाइम लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव। और हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहां पे ये चीज समझना है, अगर मान लो कि कोई एंजाइम है, कोई एंजाइम, जनरली एंजाइम जो होता है ना वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पे मोर एक्टिवली वर्क करता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 37 डिग्री सेल्सियस पे। बॉडी टेम्परेचर पे कुछ इसका वैल्यू फिक्स नहीं दिया। ठीक है, मान लो कि कोई एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। ठीक है, तो अगर इसका टेम्परेचर घटा करके तुम 10 डिग्री सेल्सियस कर दो, 5 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 50 डिग्री कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो या 80 कर दो, तब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये खराब हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम काम करता है एंजाइम, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये एंजाइम एग्जैक्टली अच्छे से काम कर रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्ट दे रहा है, वो कहलाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यहां पे ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, देखो ये है एंजाइम एक्टिविटी। इस सिचुएशन में, मतलब इस पीएच पे, इस पीएच पे एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है। इस पीएच से अगर कम करोगे पीएच वैल्यू तो एंजाइम का एक्टिविटी घटने लगेगा, यहां तक घटने लगेगा। यहां से और कम करोगे तो बंद हो जाएगा, एंजाइम काम करना बंद कर देगा। पीएच अगर बढ़ाओगे तब भी इसका एक्टिविटी कम होने लगेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाने का एबिलिटी कम होने लगेगा। और पीएच बढ़ाओगे तो ये काम करना बंद कर देगा। टेम्परेचर के साथ भी वही कंडीशन, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एंजाइम का एक्टिविटी धीरे धीरे घटते जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी एंजाइम का एक्टिविटी घटते जाएगा। दोनों कंडीशन में एंजाइम का एक्टिविटी चेंज होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई दिक्कत क्या? अब इसके बाद एक रिलेशन दिया है, ठीक है, देखिए इसके बाद यहां पे एक रिलेशन दिया वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट से रिलेटेड, ये एक्चुअली में ग्राफ है। ठीक है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख रहे हैं ये सबस्ट्रेट के बारे में दिखा रहा है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बता रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि कितना स्पीड से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, अब ये समझिए कि मान लीजिए आपके पेट में बहुत सारा एंजाइम है रिलीज किया हुआ है, आप सबस्ट्रेट यानी चावल खाए ही नहीं तो कोई रिएक्शन चलेगा? जो एंजाइम चावल को डाइजेस्ट करने के लिए, चावल है ही नहीं तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा? आप थोड़ा थोड़ा चावल ले रहे हैं, जैसे जैसे चावल खाते जा रहे हैं एंजाइम का स्पीड बढ़ते जा रहा है, रेट, रिएक्शन रेट बढ़ते जा रहा है। और ज्यादा चावल खाएं और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा चावल खाएं और ज्यादा स्पीड बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? एक ऐसा टाइम हुआ कि आप इतना चावल खा लिए, जितना एंजाइम हमारे पेट में था सब एंजाइम चावल को तोड़ने में लग चुका है, कोई भी एंजाइम फ्री में बैठा हुआ नहीं है। आप उससे भी ज्यादा चावल अगर पेट में डालेंगे तब क्या उससे भी स्पीड बढ़ा सकेगा अपने रिएक्शन का? नहीं बढ़ा सकेगा। समझ पा रहे हैं? तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये वर्क जो है एंजाइम का वो कहां पे पहुंच गया है? सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया है, और वो रिएक्शन का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम हो गया। उससे ज्यादा स्पीड से रिएक्शन नहीं चल सकता है, आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा लो। समझ पा रहे हैं? तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा
वेलोसिटी जो है रिएक्शन का वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एक सर्टेन टाइम पहुंचने के बाद सारा एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ने में लग चुका होगा और वो मैक्सिमम स्पीड से तोड़ रहा होगा। उससे भी ज्यादा अगर तुम सबस्ट्रेट दोगे तो भी इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये ग्राफ ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो वही चीज के बारे में भी जो समझा रहे थे कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं? और अल्टीमेटली ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगा, वहां के बाद ये एक्सीड नहीं हो सकता, वहां के बाद इसके स्पीड को तुम नहीं बढ़ा सकते हो, चाहे तुम कोई भी कंसंट्रेशन कर दो सबस्ट्रेट का। समझ पा रहे हैं? उससे ज्यादा स्पीड से वो रिएक्शन नहीं चल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को समझना है कि क्या हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकते हैं। मतलब सबस्ट्रेट भी है हमारे पेट में और एंजाइम भी, और हम चाहते हैं कि एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ ना जुड़े, तो रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इनहिबिशन। क्या बोलेंगे? इनहिबिशन। आ रहा समझ में? और जो केमिकल रोकेगा इसको जाकर के एंजाइम को वर्क करने से रोकेगा वो कहलाएगा इनहिबिटर। क्या कहलाएगा? इनहिबिटर। और ये कौन रोकेगा? अगर मान लो कि चावल जो है हम खाएं और चावल को डाइजेस्ट कर रहे हैं एंजाइम, अगर चावल के ही जैसा कोई दूसरा केमिकल हम लोग खा लें जो एंजाइम के साथ जाकर के पहले जुड़ जाए, समझ पा रहे हैं, तो फिर वो एंजाइम हमारे चावल को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा फिर, क्योंकि वो तो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाकर के जुड़ करके बिजी हो गया, उसके साथ जुड़ करके बिजी हो गया। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आप किसी एंजाइम को रोकना चाहते हैं काम करने से, इनहिबिटर लेते हैं, तो वो इनहिबिटर जो होगा वो सबस्ट्रेट के ही जैसा होना चाहिए ताकि एंजाइम पहचानने में कंफ्यूज कर जाए और वो सबस्ट्रेट एक्चुअली में जिसको वो तोड़ता है उसके साथ ना जुड़ करके तुम जो इनहिबिट करने वाला चीज खाए हो उसके साथ जुड़ जाए। समझ पा रहे हैं? तब जाकर के वो प्रोसेस को हम लोग रोक पाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल टू सबस्ट्रेट, अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट से क्लोजली रिलेट कर रहा है इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे रहा है, तब ये क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? और ये नीट में एग्जाम में आ चुका है। यहां पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। यानी एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, वो किस पे जाकर के अटैक करता है, मतलब उसके लिए सबस्ट्रेट कौन है? तो सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। कौन है? सक्सिनेट सबस्ट्रेट है और उसके साथ कौन सा एंजाइम जाकर के जुड़ता है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। आ रहा समझ में? हम चाहते हैं कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो सक्सिनेट के साथ ना जुड़े, उसके लिए हम लोग एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर खा लेते हैं, और वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनेट। कौन है? मेलोनेट। ये मेलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सिनेट के जैसा बहुत ज्यादा मिलता है, और ये एंजाइम सक्सिनेट के साथ जुड़ने से पहले मेलोनेट से अगर जुड़ गया तो फिर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज सक्सिनेट के साथ जुड़ेगा ही नहीं। जब सक्सिनेट के साथ जुड़ेगा नहीं तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? लिखवा नहीं रहे हैं, इसको घर में कर सकते हो, क्योंकि जो जो चीज चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेन अच्छे से कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो तुम लिखवा भी सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए एंजाइम का क्लासिफिकेशन, कि एंजाइम को कितने ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर। देखिए एंजाइम को 6 ग्रुप में बांटा गया है उसके वर्क के बेसिस पे, और जो वो काम करता है वैसे ही उसका नाम दिया जाता है, और हर एंजाइम के नाम के लास्ट में ASE कॉमन है, वो लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा? ASE, एज। समझ पा रहे हैं? अब जो एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा सकता है, जो एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जानते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल। ठीक है, तो उस एंजाइम का नाम रहेगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम रहेगा? आ रहा समझ में?
या फिर डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन के एडिशन से रिमूवल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये अगर हाइड्रोजन को कोई हटा रहा है या हाइड्रोजन को कोई ऐड कर रहा है तो वो डीहाइड्रोजनेजेस कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? दूसरा ग्रुप जो एंजाइम होगा, देखिए एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, उसको बोलेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज या डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। दूसरा ग्रुप का जो एंजाइम है वो है ट्रांसफेरेजेस। ठीक है, ट्रांसफेरेजेस में क्या होगा, एंजाइम कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। समझ पा रहे हैं? बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी दो सबस्ट्रेट है, एक के फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। समझ पा रहे हैं? ये एंजाइम है, ये दो सबस्ट्रेट है, इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है। समझ पा रहे हैं? और एक ट्रांसफर करके एक दूसरे को ये अटैच कर देगा। सिंपली समझो, यानी जैसे ये जी जो है ना, जी ये फंक्शनल ग्रुप है। समझ पा रहे हैं? ये पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये एस सबस्ट्रेट के साथ, और एंजाइम इसको किसके साथ जोड़ दिया, एस डैश सबस्ट्रेट के साथ। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करा दिया। समझ पा रहे हैं? तो इस एंजाइम का नाम होगा ट्रांसफेरेजेज, जो एंजाइम इस जी को इस एस से हटा करके इस एस में ऐड करवा दिया। समझ पा रहे हैं यहां तक? तीसरा ग्रुप जो है वो है हाइड्रोलेजेज। क्या है? हाइड्रोलेजेज एंजाइम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोलाइसिस, यानी कैटल ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, कार्बन हैलाइड के बीच बॉन्ड, फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अब ये हाइड्रोलेजेज में क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत सारा अगर प्रोटीन आप पढ़े हैं तो उसमें आपको याद आना चाहिए कि दो एमिनो एसिड जब जुड़ता है तो एक का ओइक एसिड और दूसरे का अमोनिया ग्रुप जुड़ता है। समझ पा रहे हैं? तो इससे OH ग्रुप और इससे एक हाइड्रोजन ग्रुप, इससे एक हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों जुड़ करके वाटर लूज करेगा और फिर ये CONH आपस में जुड़ जाएगा। दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गया। मान लो इधर ए एमिनो एसिड था, ये बी था, तो ए और बी जुड़ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या किया था, वाटर लॉस किया था। हम चाहते हैं इसको तोड़ करके दो अलग अलग एमिनो एसिड बना दे, तो इसके लिए हमको वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और जब वाटर चाहिए तो वो एंजाइम जो वाटर को जोड़ करके इसको वापस तोड़ सकता है वो एंजाइम कहलाएगा हाइड्रोलेजेस। क्या कहलाएगा? हाइड्रोलेजेस। और ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस क्या कराएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, मतलब ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन ये सब के बॉन्ड को तोड़ेगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करके। समझ पा रहे हैं? वाटर को प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है लाइजेस। क्या नाम है इसका? लाइजेस क्या है? लाइजेस का मतलब वो एंजाइम जो सिर्फ रिमूव कर सकता है किसी ग्रुप को। लिखता है एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे ये रिमूव कर सकता है चीजों को। समझ पा रहे हैं? लेकिन हाइड्रोलाइसिस के तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से ये रिमूव कर सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन पानी दे करके नहीं तोड़ेगा। यहां पे भी तोड़ रहा था, ये दोनों पार्ट को तोड़ करके अलग कर दिया, लेकिन ये जब बन रहा था तो वाटर रिलीज किया था ना, तो तोड़ते टाइम वाटर देना पड़ेगा, तब ये टूट करके अलग होगा। समझ पा रहे हैं? यहां पे भी ये तोड़ करके दो को अलग कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यहां पे कोई वाटर की जरूरत नहीं है। जैसे ये कार्बन में देखो XY जुड़ा हुआ है दोनों कार्बन में, ये XY को अलग अलग तोड़ करके XY अलग कर दिया, कार्बन कार्बन अलग कर दिया, लेकिन कोई वाटर का यूज नहीं किया, इसलिए इसका नाम है सिर्फ लाइजेस। क्या नाम है? लाइजेस। आ रहा समझ में? और नेक्स्ट है आइसोमेरेसिस। आइसोमर यानी डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर वो एंजाइम जो किसी सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर, यानी ज्योमेट्री बदल दे, शेप बदल दे। समझ पा रहे हैं? या फिर फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज कर दे। जैसे ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, और मान लो फंक्शनल ग्रुप यहां था, एक एंजाइम का यूज किए, ये फंक्शनल ग्रुप यहां लगा दिया, यहां से हटा करके। समझ पा रहे हैं? तो उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरेसिस। समझ पा रहे हैं यहां तक? और लास्ट जो 6 नंबर में एंजाइम आता है वो है लाइगेसेस। क्या है? लाइगेज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? लाइगेज। तो एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, जो दो कंपाउंड को लिंक कर दे, एक दूसरे से जोड़ दे। एग्जांपल के लिए एंजाइम विच कैटालाइज जॉइनिंग, जो मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब बॉन्ड को जोड़ने में मदद करे। और वेरी इंपॉर्टेंट एक डीएनए लाइगेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डीएनए लाइगेज। ये एक एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ता है। अब बोलोगे सर हम लोगों का डीएनए टूटता भी है क्या?
टूटता होगा तभी तो जोड़ता है। जैसे हम लोगों का जो स्किन का सेल है उसमें जब सनलाइट पड़ता है, और पता है ना उसमें यूवी रेडिएशंस होता है हल्का फुल्का, ठीक है, मैक्सिमम तो ओजोन रोक ले रहा है, जिसके कारण हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना वो टूटता है और डीएनए लैगेज फिर से उसको जोड़ता है। और हमारे सेल में बहुत सारे जगह पे डीएनए का जोड़ने का काम, क्योंकि जब डीएनए का कॉपी होता है तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट टूट करके बनता है, और उसको फिर जोड़ने का काम डीएनए लैगेज करता है। तो लैगेज यानी उसको बोलते हैं लैगेसेस एंजाइम, जो किसी चीज को जोड़े। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो आज का क्लास में यहीं तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक क्वेश्चन हर साल नीट में आना ही आना है, तय है, वो है कोफैक्टर। क्या है? इसको अगर आप समझते हो और इसके यहाँ के मतलब एग्जाम्पल्स को याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आप हर हाल में बना सकते हैं नीट में। समझ पा रहे हैं? एंजाइम से आपको टोटल मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन नीट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा इसमें।